मॉर्निंग टू ऑल। आपका स्वागत है गुड न्यूज टुडे पर। पॉजिटिव रिचार्ज के लिए हो जाइए तैयार। आज मैं आपको ऐसी कहानियां सुनाऊंगा जिनसे साबित हो जाएगा कि जिद के आगे जीत। जिन्हें खुद का महत्व पता होता है उन्हें ही दुनिया में महत्व मिलता है। महाराष्ट्र में हिवरे नाम का एक गांव है। गांव के नाम देश के सबसे अमीर गांवों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। गांव में कई 350 परिवार रहते हैं। सबकी आमदनी का जरिया खेती और पशुपालन है। फिर भी गांव में 90 परिवार करोड़पति हैं। पूरा गांव अच्छे अच्छे शहरों को मात दे देता है। आइए मिलकर देखते हैं कि खेती से कैसे करोड़पति हो रहे हैं। पोपटराव भागुजी, समाज सेवा। हमारे गांव में हिवरे बाजार में बहुत भयानक परिस्थिति थी। लगातार 10 साल में 3 सूखे की परिस्थिति निर्माण हुई। पूरा सूखा था, खाने पीने का भी बहुत हाल था। पहला स्थिति तो बहुत नाजुक थी हमारी, क्योंकि गांव में पूरे खेतियां बंजर थी। 89 तक एक गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए पनिशमेंट विलेज बन गया। सरपंच तो बन गया 89 में नवंबर में, लेकिन शुरुआत हो गई 26 जनवरी 90 में, जो पहला नीड बेस्ड प्लान बन गया और उसके आधार पर हमने काम की शुरुआत की। तो इसके लिए सारी सरकारी योजना, चाहे केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, इनको जोड़ दिया। साथ ही में जिला पंचायत ब्लॉक पंचायत को जोड़ दिया। और यहाँ जहाँ सरकारी सिस्टम में कमी आ गई वहाँ गांव के लोगों ने श्रमदान किया और कंट्रीब्यूशन किया, और इसके कारण गांव में एक काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। 72 का ड्राउट आ गया, बाद में 76, फिर 82। लगातार 10 साल में 3 सूखे की परिस्थिति निर्माण हुई। मेरे पास 30 एकड़ जमीन है, लेकिन वो पानी के बिना वैसी ही थी, कुछ मतलब उपजाऊ नहीं थी। लोग गांव में रहते नहीं थे, काम करने के लिए मुंबई और पुणे इस गांव में जाते थे। जब 1972 का जब अवर्षण पीरियड आया था, उसी समय हमारे गांव के बहुत से लोग हिवरे बाजार छोड़कर शहर में रहने लगे थे। 95% लोग परिवार करीबन 4 माह के लिए गांव छोड़ के शहर जाते थे। कहा कि गांव में रोजगार नहीं और गांव में भूख थी। पानी की समस्या थी और इसके कारण रोजगार था और भूखमारी थी, करके पलायन था। तो फिर सॉइल और वाटर कंजर्वेशन का काम हमने किया, जो पूरे गांव का 95 से लेके 2000 तक एक DPR बन गया, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और इसको हमने अलग अलग स्कीम को जोड़ दिया। कन्वर्जन से सभी लाइन डिपार्टमेंट को जोड़ दिया, और इसके कारण आज इस गांव में कोई भी आता है बाहर से तो उसको ये गांव फील होता है ये हम अपना है। चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, एग्रीकल्चर हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो या रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, सभी डेयरी डेवलपमेंट हो, सभी को लगता है अपना, क्योंकि सबका रोल है। और इसके कारण लीडरशिप तो पंचायत ने की और भागीदारी आम आदमी के लोगों की है। ग्राम सभा मजबूत बन गई।
हम जब बचपन में थे, जब तक 6-7 साल के थे, तब हमारे पिताजी मतलब एक झोपड़ी में रहते थे। तो क्या हो गया, हमारे पवार साहब ने जब पानी का काम चालू किया गांव में, तब क्या हो गया, पानी जब हम छोटे थे तब तक गांव में पानी दिख नहीं रहा था, मतलब ये था। तब में क्या हो गया, पवार साहब ने जब पानी का तालेबंद चालू किया, तब पानी आया। पानी आने के बाद जो हमारे खेती का डेवलपमेंट था, मतलब सालाना 1-2 लाख रुपए जो उत्पन्न था, तो वो क्या अच्छा बढ़ गया वो। खेती से पैसा भी आना चालू हो गया, साइड बिजनेस भी चालू हो गए, और कम से कम 14-15 साल में इतना तरक्की हो गया है कि आज हमारे पास 4 फोर व्हीलर है, 3 टू व्हीलर है, और खेती 20-25 एकड़ खेती है, दुकानें, ये सब मतलब डेवलपमेंट होता चला गया। अभी जब वाटरशेड डेवलपमेंट का काम हो गया और बारिश थोड़ा ठीक ठाक से होने लगा, तो अपने आप पानी का लेवल ऊपर हो गया, और अप्रैल मई एंड तक हमारे गांव में पानी की कोई समस्या हमारे को नहीं आती है। देखो, आदर्श गांव तो बन गए, और बनने के जो पीछे है सबसे महत्वपूर्ण है हमारा सरकारी स्कूल, जो 1st से लेकर 7 तक है, 7वीं कक्षा तक। और पहले इस गांव में खाली 2 रूम में 4 क्लास चलते थे, उसके बाद तो गांव छोड़ के बाहर जाना पड़ता था। तो मैंने जब तय किया गांव में काम करने का, तो मैंने यही सोचा कि जो बचपन में हमारे लिए कुछ सुविधा नहीं थी, वो सुविधा का निर्माण हम करेंगे। क्वालिटी एजुकेशन के कारण आज 68 से ज़्यादा आर्मी मैन से 40 से ज़्यादा गवर्नमेंट अलग अलग ज़िले में स्कूल में, सरकारी स्कूलों में टीचर्स है, बी फार्म, डी फार्म, करीबन 80% परिवार में एक तो भी सरकारी जॉब में। हेल्थ सब सेंटर की जो सुविधा है वो हेल्थ सेंटर जैसी है। यहाँ एडमिट करने की सुविधा है, चेकअप का है, बिल्कुल मेडिसिनल सभी, एक स्टोर रूम है, साथ साथ डॉक्टर यहाँ रहती है, और डॉक्टर के साथ साथ आरोग्य सेवक भी यहाँ रहते हैं। इसके कारण आज जब कोविड की समस्या आ गई, तो बहुत अच्छा रोल हमारा हेल्थ सब सेंटर के टीम ने किया। एकमात्र मुस्लिम परिवार गांव में मस्जिद का निर्माण गांव के लोगों ने किया। एक भी रुपया हमारा मेंटेनेंस और स्वच्छता के लिए पंचायत खर्च नहीं करती, वो सेल्फ मेंटेन है। और घर घर में शौचालय है, शोकपीठ है, हर घर में 5 प्रकार के फ्रूट्स के पेड़ है, 5 प्रकार के अलग अलग फ्लोरिंग होने वाले फूल के पेड़ है। इसलिए गांव में एक काफी अच्छा माहौल तैयार हुआ है। इसके पहले की सिचुएशन 95 के पहले यही थी कि लोग भूख और रोजगार नहीं करके गांव छोड़ के शहर की ओर पलायन करते थे। बागबानी बढ़ी है, और ये सब स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि सस्टेन रहा। हमने कभी फंड्स और अवार्ड के लिए उनके पीछे गए नहीं, वो तो हमारे पीछे चला। और इसका सक्सेस का सबसे बड़ा पाथ जो है हमारा, वो हमारी ग्राम सभा है। ये जो मेरा घर आप अभी दिख रहा है, ये मेरा तीसरा घर है। 89 में मैं बहुत एक छोटे घर में रहता था, उसके बाद थोड़ा सा डेवलपमेंट होने के बाद उससे ज़रा अच्छा घर आया। आज ये बहुत बढ़िया घर, जो कि अब सिटी में भी नहीं मिल सकता, ऐसी सुविधा मेरे पास है, और मुझे सिटी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं लगती। पूरे साल में हमारा कम से कम 2.5 करोड़ का ट्रांजैक्शन है, तो मुनाफा 70-80 लाख रुपए मुनाफा हो जाता है उसमें से। साल में हमारे को लाखों में मुनाफा मिलता है। इसी की वजह से हमने अपना खेती को और ज़्यादा डेवलप किया, बड़े बड़े आलीशान बंगले बनाए, 2 व्हीलर गाड़ियाँ लिया, 4 व्हीलर गाड़ियाँ लिया, और खेती को अच्छी तरीके से हमने डेवलपमेंट किया।
जब आप कंप्यूटर पर लॉगिन करते हैं तो आपको सुरक्षित तरीके से वेबसाइट में ले जाने के लिए लॉगिन पासवर्ड भरना होता है। कोई रोबोट सॉफ्टवेयर आपकी वेबसाइट को हैक ना कर ले, इसके लिए कैप्चा भरना होता है। कैप्चा के बगल में एक स्पीकर का चिन्ह बना रहता है। कभी आपने सोचा है कि इसकी क्या जरूरत है? आज हम आपको राहुल से मिलाते हैं, जो इस वर्बल कैप्चा के जनक हैं। तालियां बज रही हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तालियों की ये गड़गड़ाहट राहुल बजाज के हौसले की मिसाल है। आंखें देख नहीं सकती तो क्या, इरादा कमजोर कहां पड़ने वाला। राहुल बजाज कौन है, क्या करते हैं, राहुल की जुबानी उनकी कहानी सुन लीजिए। मैंने एक्चुअली लॉ आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ा था 2012 से 2017 के बीच में, और मैं फर्स्ट पोजीशन मिली थी। 13 गोल्ड मेडल्स और 20 प्राइजेस मिले थे मुझे फर्स्ट आने के। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में गया था इंग्लैंड में रोड्स स्कॉलरशिप के द्वारा, और वहाँ मैंने 2 पोस्ट ग्रेजुएट लॉ डिग्रीज़ पढ़ी, BCL और MPhil नाम की। एंड फिर वापस आने के बाद पिछले साल 2020 अगस्त में मैं जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़, जो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के 6th सीनियर मोस्ट जज थे, उनके लिए मैंने क्लार्कशिप की, जो एक टाइप ऑफ असिस्टेंट होते हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस को। तो वो अभी मेरी बस ख़त्म हुई है। राहुल बजाज जन्म से ही देख नहीं सकते, लेकिन आंखों की कमी राहुल के सामने टिक नहीं सकी। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, रास्ता खुद बनाते गए। नेत्रहीन लोगों के लिए ब्रेल लिपि का इस्तेमाल होता है, लेकिन राहुल ने स्क्रीन रीडर चुना और अब इसी से लंबी लंबी फाइलें मिनटों में पढ़ जाते हैं, दलील तैयार कर लेते हैं। 40% or more by his email dated 20. Is Bajaj Rattle? His name, my name is Rattle Bajaj. Period. पहली बात तो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट है उस पे से काफ़ी चीज़ें हमको ढूंढनी पड़ती हैं। तो वो वेबसाइट पे एक कैप्चा होता है, आप लोगों ने भी देखा होगा, जो एक कैप्चा एंटर करना पड़ता है कोई जानकारी चाहिए तो वो कैप्चा जो था वो विजुअली ही था, मतलब स्क्रीन पे वो दिखाएगा और आपको डालना है। अब मैं एज अ ब्लाइंड पर्सन जो एक सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, वो स्क्रीन पर जो कुछ लिखा हो वो बोल के बताता है, उसको स्क्रीन रीडर बुलाते हैं। तो कैप्चास को वो ऐसे नहीं पढ़ पाता, तो हमको उसके लिए कुछ करना था। तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने इंटरवीन किया एंड ही मेड श्योर कि उन्होंने टेक्स्ट और ऑडियो कैप्चा भी ऐड किया, तो वो मैं एक्सेस कर पाया। एडवोकेट राहुल बजाज चुनौतियों से नहीं डरते। राहुल के पास आत्मविश्वास की संजीवनी है, और जो खुद रास्ता गढ़ते हैं उन्हें औरों का साथ भी मिल जाता है। राहुल बजाज सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ के साथ बतौर रिसर्च असिस्टेंट भी काम कर चुके हैं। वकालत में एट द एंड ऑफ द डे आपकी सोचने की, आपका जो नज़रअंदाज है, आपका किस तरीके से आप एक मैटर के बारे में सोचते हैं, कैसे अपनी आर्ग्यूमेंट्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर करता है एज अपोज टू विजुअली ओरिएंटेड चीज़ें। तो कि भाई कोई विटनेस दिख कैसा रहा है, जैसा माना जाता है कि भाई आपको विटनेस नहीं देख पाओगे, आप तो फॉर सिग्नेचर नहीं देख पाओगे, तो आप कहाँ वकालत करने वाले हो। मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो सब चीज़ों के लिए आपको जानकारी मिल सकती है। राहुल बजाज को माता पिता का भरपूर समर्थन मिला। काजल बजाज अपने बेटे की उपलब्धि से गदगद हैं। माँ के लिए इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती कि मेरा बच्चा ज़िंदगी में इतना आगे निकल गया, और उसको देख के आगे इतने लोगों को प्रोत्साहिता मिल रही जो उसके कदमों पे चलना चाहते हैं। इससे बढ़ के तो और कुछ चीज़ हो ही नहीं सकती। येस, बहुत सारी चैलेंजेस ऐसी हैं जो इसने भी फेस की, हमने भी की, बट स्टिल आई वुड से उसका हार्ड वर्क और उसकी यू कैन से मतलब ही वॉज ऑलवेज डेडिकेटेड कि मेरे को ये करना है, तो वो कुछ ना कुछ रास्ता अपने आप निकालता। सपोर्ट पेरेंट्स का रहता है, फैमिली का रहता है, बट होली सोली आई वुड से उसकी खुद की डेडिकेशन और हार्डवर्क ने उसको यहाँ तक पहुँचाया है। राहुल बजाज के पिता डॉक्टर हैं।
राहुल के जन्म के समय बच्चे की आंखों की समस्या से पहले परेशान हुए, लेकिन राहुल जैसे जैसे बढ़ते गए उम्र के साथ काबिलियत भी निखरती गई। आज डॉक्टर सुनील बजाज बेटे की कामयाबी से बेहद खुश हैं। हम अपने बेटे के लिए पहचाने जा रहे हैं इस स्टेज में, जबकि वो विजुअली इम्पेयर्ड होके 100% और नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर में अचीवमेंट्स पा रहा है। और वो उसका जेन्युइन खुद की हार्ड वर्क और मेहनत और थॉट प्रोसेस है। ये बच्चा जो है बचपन से ही विजुअली इम्पेयर्ड रहा, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए जब ये हुआ। तो नेचुरली कोई भी पेरेंट के लिए अगर ऐसा सिचुएशन आती है तो उसे कैसे डील करना थोड़ा सा हमारे लिए उस टाइम बहुत परेशानी वाला मामला था। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि इसको हम नॉर्मल स्कूल में डालेंगे। नॉर्मल स्कूल का सपोर्ट यहाँ पे मुंडलिया स्कूल में था, ये तो बहुत अच्छा मिला। फिर लॉ कॉलेज अम्बेडकर कॉलेज में गया, वहाँ पे भी बहुत अच्छा इसको सपोर्ट टीचर्स का, स्टाफ का सब मिला। राहुल बजाज के पास एक मैसेज है जिसे सबको सुनना चाहिए कि हर प्रॉब्लम को वन एट ए टाइम लो। ये मत सोचो कि यार ये तो मुश्किल, ये तो होने ही नहीं वाला, छोड़ो परे, ये तो कुछ और करते हैं, चलो टीचिंग में चले जाते हैं। टीचिंग करनी है तो करो, कोई गलत बात नहीं है, बट इसलिए मत करो क्योंकि ये नहीं हो पाएगा। अब अगर आप ये स्टोरी सुन रहे हैं तो आप ऐसा मत सोचिए कि यार ये तो एक सुपर ह्यूमन है, दिव्यांग है, ये तो हमारे से बहुत ही कोई अलग प्लैनेट से आए हैं, इनको तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि ये ठीक से बोल भी पा रहे हैं हिंदी और अंग्रेज़ी में। बट ये सोचिए कि आप अपनी एवरीडे लाइफ में क्या कर सकते हैं जिससे आप अपने आसपास जो डिसेबल्ड पीपल हैं उनकी लाइफ्स को बेटर कर पाएं। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से तो उछालो यारो। राहुल बजाज ने ये तबीयत वाला पत्थर उछाला है और अब नतीजा देखिए। नागपुर से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक राहुल बजाज जहां खड़े होते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। योगेश पांडे, नागपुर, गुड न्यूज टुडे। शुभ मौके पर शगुन लेकर आशीर्वाद देने वाले, खुशी में नाचने गाने वालों को सब जानते हैं, लेकिन समाज में इनके प्रति नजरिया कुछ अच्छा नहीं है। इसके बावजूद इन्होंने अपने सम्मान के लिए बहुत संघर्ष किया है। कुछ समय पहले कानून ने इन्हें महिला पुरुष से अलग तीसरी कैटेगरी में रखा है। अब ये जिंदगी के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। गाजियाबाद में एक सलून खोला गया है। इसमें काम करने वाले सभी लोग ही और शी से अलग हैं। कानून से सामाजिक सुधार की कहानी को आइए साथ में मिलकर देखते हैं। वेलकम वेलकम वेलकम। पाउडर, ब्रश, यदि ये सारी चीज़ें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती हैं, लिपस्टिक आपके होठों पर लगने से पहले ये नहीं सोचती कि मैं इसके होठों पर लगूं या ना लगूं, तो हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करने वाले कौन होते हैं? और इसी सोच को ध्यान में रखते हुए गाजियाबाद में देश का पहला ट्रांसजेंडर ओरिएंटेड पार्लर खुल गया है। जी हाँ, ये देश का ऐसा इकलौता पार्लर है जिसको ट्रांसजेंडर्स ही चलाने वाले हैं। और इसकी सबसे खास बात यह है कि यूनाइटेड नेशंस के प्रोजेक्ट के अंतर्गत इस पार्लर को खोला गया है और ये पार्शियली यूनाइटेड नेशंस का जो प्रोजेक्ट है उससे फंडेड रहेगा। तो आइए जानते हैं कि इस पार्लर की खास बात क्या होगी और आप यहाँ आकर अपनी ब्यूटी को कितना निखार सकते हैं। ला ब्यूट एंड स्टाइल सैलून इसके लिए डिफरेंट है क्योंकि इट विल बी रन एंड मैनेज्ड बाय ट्रांसजेंडर पीपल, वेदर इट इज़ ट्रांस मैन, ट्रांस वुमेन, सभी लोग इसमें। और ये हर एक जेंडर के लिए, इट्स ए यूनिसेक्स सैलून, हर एक जेंडर के लिए खुला है। कोई ये ना सोच के आए कि उन्हें कैसा ट्रीटमेंट मिलेगा, कैसे, सबको सम्मान और प्यार से ट्रीटमेंट यहाँ मिलेगी। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने हमें वर्डिक्ट दिया। आज अब पूरी दुनिया में एक इंडिया ऐसा है जहाँ ट्रांसजेंडर व्हाट यू से पॉलिसी है, पार्लियामेंट से पूरी पॉलिसी पास हुई है, एक्ट है, पूरा ट्रांसजेंडर एक्ट है, ट्रांसजेंडर पॉलिसीज़ है। अराउंड 24 स्टेट्स है जहाँ पे
ट्रांसजेंडर्स के वेलफेयर बोर्ड हैं, पर इकोनॉमिक, जब तक आप इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ नहीं होंगे, जब तक आपको इकोनॉमिकली स्वावलंबी नहीं होंगे, तब तक आप कुछ नहीं। किसी को बेचारा क्यों बनाए? हम किसी को एक, जब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं ना कि स्मॉल बिजनेस, स्मॉल स्केल बिजनेस हो, लाइवलीहुड स्किल्स सीखना चाहिए, तो जो बच्चे अपने स्कूल से किसी कारण से छूट गए, जिनको पढ़ाई नहीं करना था वो निकल गए, जो समाज के अत्याचारों की वजह से अपना एजुकेशन आगे नहीं ले पाए ट्रांसजेंडर, तो उनको स्किल सिखाया जाए। और ये प्रोजेक्ट UN एड्स सॉलिडारिटी फंड, जब इस कोरोना काल में सारे मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़, जो मुख्य धारा से बिछड़े हुए समाज है, वो समाज का जो हमने स्थिति देखा कोरोना काल में, लॉकडाउन में, जो ट्रांसजेंडर्स थे जिनको सेलेक्ट किया था हम लोगों ने, बहुत अच्छी थी। काफ़ी सारे लोगों में से 5 लोग सेलेक्ट किए गए थे पहले प्रोजेक्ट के लिए, जिनको हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग दी, एंड दे वर सो क्यूरियस। बहुत क्वेश्चंस के संग रेडी रहते थे, होमवर्क बहुत अच्छा करते थे, और साथ में हमने उनको ऑफलाइन ट्रेनिंग के अरेंजमेंट्स भी किए। दिल्ली में यहाँ पर जहाँ हम बैठे हैं इस समय सैलून में आकर के उनको ऑफलाइन ट्रेनिंग्स भी दी गई थी, जो डिफरेंट ब्रांड्स ने हमको सपोर्ट किया उसके लिए। अब स्किल्स सिखा के सिर्फ हम क्या करेंगे अगर उनको पास एवेन्यूज़ नहीं होंगे जहाँ वो काम करेंगे? तो ला ब्यूटी एंड प्राइड इज़ वन काइंड, एक ऐसा जगह है जहाँ पे कोई भी ट्रांसजेंडर अगर अच्छा काम करता है, चाहे वो नेल्स में, चाहे वो मेकअप में, चाहे वो हेयर में है, तो उसके लिए खुले दरवाजे हैं। क्योंकि इसके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सारे ट्रांसजेंडर हैं, मेल टू फीमेल है, फीमेल टू मेल है, जिनको प्रॉब्लम होती थी दूसरी जगह जॉब ढूंढने में, मतलब उनके अंदर टैलेंट है, उन्हें काम आता है, बट बिकॉज ऑफ बीइंग अ ट्रांस उनको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। सो एक जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए, और जो मतलब लोगों का टैलेंट सामने आ जाए, इसलिए ये सैलून सबसे अलग है, इसलिए हम लोगों ने ये सैलून स्टार्ट किया। पहले जो लाइफ थी वो थी, अब लाइफ हमारी अच्छी है और आगे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उसको लेना चाहिए। क्यों भीख मांगें, क्यों लोगों को दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दें? तो आई बिलीव कि हमें ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, ऑल स्टाफ इज़ वेरी ट्रेंड और एजुकेटेड, हर चीज़ में बढ़िया इनकी टेक्निकलिटी है। इन्होंने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ढंग से फेशियल किया है मेरा। मैं वैसे बहुत सारे पार्लर्स में करवाती हूँ, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट प्लेस आई फाउंड। जिस तरह से मेकअप का मतलब होता है बनाना, खुद को बनाना, उसे मेकअप कहा जाता है। जब हम खुद को बना सकते हैं तो किसी और को भी बना ही सकते हैं। जब लोग हमारी हाथों से बधाई अपने बच्चों को आशीर्वाद दिलाते हैं, तो अगर वही हाथ वही शादियों में आशीर्वाद दिलाते हैं, तो जब वही हाथ शादी में, ब्याह में दूल्हे और दुल्हन को सजाएंगे, तो और इससे सुंदर और क्या बात होगी। तो ब्यूटी एक ऐसी चीज़ है जिसका अधिकार सबको है, करने का भी और कराने का भी। तो आप बिल्कुल आगे आइए और इन लोगों को एक मौका दीजिए कि आकर के आपके बालों को संवारें, आपकी ब्यूटी को संवारें, आपको और खूबसूरत बनाएं। हमें ये जो नज़रिया है ये बदलने की ज़रूरत है, वो दृष्टिकोण बदलने की ज़रूरत है, कि कल के दिन ऐसा ना हो कि लोगों को ये डर रहता है ना, हमारे कम्युनिटी में बहुत लोगों को ये डर रहता है कि आज हम ये काम करें तो कोई आएगा कि नहीं आएगा। मुझे पता है कि बहुत लोग जन आएंगे यहाँ पे, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट ब्यूटी, और ब्यूटी इज़ बियॉन्ड जेंडर एंड यू शुड एक्सपीरियंस। हमारा टैगलाइन है ना, ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंसेस। तो यू विल रियली फील गुड अबाउट कमिंग हियर, योर एक्सपीरियंस विल बी रियली ट्रांसफॉर्म्ड विद ट्रांसजेंडर्स। तो आपने देखा कि पार्लर अपने आप में कितना खास है, कितना रंगीन है, और इसे सजाने वाले हाथ भी कितने खूबसूरत हैं। दरअसल ये इस तरह की पहल समाज में उन लोगों के लिए मिसाल है जो समाज में रहकर भी समाज से अलग है, लेकिन फिर भी खुद के लिए, अपने लिए और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। उम्मीद है कि ये पार्लर आप सभी को पसंद आएगा। कैमरामैन वकार अहमद के साथ गुड न्यूज़ टुडे के लिए तेजश्री पुरंदरे। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक महिला है, बहुत कमाल का काम कर रही है। पति से अलग रहती है, अकेली है, लेकिन हार नहीं मानी। आज वो देश के किसानों को जिंदगी बदलने की ट्रेनिंग देती है। इससे एक बड़ा बदलाव हो रहा है। चलिए हम साथ में देखते हैं कहानी। इन तस्वीरों को देख आपके जहन में ये बात जरूर चल रही होगी, मिट्टी के ढेर के चारों तरफ बैठी ये महिलाएं आखिर क्या बनाने में एक दूसरे का हाथ बटा रही हैं। तो आपको बता दें, ये महिलाएं जैविक खाद बनाने की ट्रेनिंग ले रही हैं और इन्हें ट्रेनिंग दे रही हैं
अमरोहा की हितेश चौधरी। हितेश के जीवन में एक समय ऐसा आया जब पारिवारिक विवाद के चलते हितेश अपने पति से अलग हो गई। एक बच्चे की परवरिश करने की जिम्मेदारी उनके सर पर थी। हितेश ने हौसले से काम लिया और जैविक खाद बनाने का हुनर सीखा। आज हितेश अमरोहा के चकछावी इलाके में महिला स्वयं सहायता समूह चलाती हैं। हितेश अब तक कई महिलाओं को आत्मनिर्भर बना चुकी हैं। हितेश जैविक खाद तैयार करने की बारीकियों की एक्सपर्ट हैं। हमारा एक ग्रुप है स्वयं सहायता समूह के नाम से, ये मैंने ग्रुप बनाया है जिसका नाम है ओजस्विनी स्वयं सहायता समूह, और ये मेरा विलेज चकछावी में बना हुआ है जहाँ की मैं निवासी हूँ। तो यहाँ पे हमारा 12 महिलाओं का ये ग्रुप है जो हम मिलके कार्य करते हैं, जो हम गन्ने की सीडलिंग तैयार करते हैं। जैसे कि कोई नई वैरायटी आती है जिससे कि हम किसान की आय डबल कर सकें, जिससे किसान को फायदा हो, तो इसी के ऊपर ये मेरा कार्य चल रहा है। और इसमें मैं गन्ने के साथ में मल्टी क्रॉपिंग कराती हूँ। जैसे कि गन्ने के साथ में हम हल्दी ले लें या केले की फसल ले लें, कोई भी हम 2 फसलें लेते हैं इसके साथ में। और ये जो मैं अब अपनी यहाँ पे तैयार कर रही हूँ गन्ने की सीडलिंग जो मैंने अभी तैयार की है, तो ये मेरी 13-235 है जो नई वैरायटी है। और इसका उत्पादन जो है बहुत अधिक होता है, इसकी लंबाई भी अच्छी होती है और कोई भी इसमें जो है किसी भी प्रकार का कीट नहीं लगता है। हितेश जिस जैविक खाद को तैयार करने की ट्रेनिंग इन महिलाओं को दे रही हैं, उस खाद की कई खूबियां हैं। किसानों के लिए इस जैविक खाद का प्रयोग कितना फायदे का सौदा है, ये बताने में कभी हितेश पीछे नहीं रहती। तो यहाँ किसान की आय डबल होती, क्योंकि खाद जो हमने अपने खेत में हम गन्ने में डालते हैं, जो किसान रात दिन गन्ने के खेत में से निकलते नहीं है, लेकिन अगर हम लेमन ग्रास की खेती करते हैं तो हमें ज्यादा अपने खेत पे कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें जो किसान की आय डबल होती है, जैसे हमारी मल्टी क्रॉपिंग के अनुसार, और उसमें हम जो अपना उसमें जो ले रहे हैं उसका तेल वगैरह ले रहे हैं लेमन ग्रास का, तुलसी का, तो वहाँ पे आप अपना बजट लगाइए कि किस में ज्यादा फायदा होता है। तो इसमें लेमन ग्रास में फायदा ही फायदा है, नुकसान कुछ नहीं होता है। समय बीतने के साथ ही हितेश के स्वयं सहायता समूह में महिला सदस्यों की बढ़ोतरी हो रही है। जैविक खाद बनाने की ट्रेनिंग ले रही महिलाओं के चेहरे पर आज आत्मविश्वास की चमक है। घर में खाली बैठे रहने से ज्यादा बेहतर उन्हें कुछ सीखना लगा। जी फायदा तो है, पहले तो हम खाली ही रहते थे, काम करते हैं, अब फायदा तो मिलेगा ही। सब अभी हम ग्रुप में ऐड हुए हैं, मतलब उससे हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। वजह क्या है जी, घर पर तो रहते ही हैं, ये है कि हमने सोचा इसमें ही शामिल हो जाएं। जैसे महिलाएं ये हमारे समूह में काम कर रही हैं, तो जो महिलाएं हमारा मिलजुल के काम कर रही हैं इस समूह में, तो जैसे महिलाएं कुछ नहीं करती थी, वो अपने घर पे ऐसे ही रहती थी, कहीं उनका आय का कोई स्रोत नहीं था, तो अब जैसे सीडलिंग तैयार कर रही हैं, तो जो महिलाएं हमारी सीडलिंग तैयार करती हैं तो उन्हें उधर उनका पैसा जो है, जो हमारा भारत सरकार द्वारा पैसा मिलता है, तो हम महिलाओं को वितरित करते हैं। अगर जैसे कुछ महिलाएं कहती हैं कि भाई इस बार हम पैसा नहीं लेंगे, अपने काम को आगे बढ़ाएंगे, तो हम उस पैसे से अपना सामान ले आते हैं और हम उस काम को अपने आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमने पहले अपनी 66,000 पौध तैयार की थी, लेकिन इस बार हम उसे बढ़ोतरी में है, 1 लाख तक हम अपनी पौध तैयार करेंगे। अमरोहा की हितेश चौधरी महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के जरिए आर्थिक रूप से उन्हें उनके पैरों पर खड़ा करने का काम कर रही हैं। आज हितेश का ये हुनर उनके काम तो आ ही रहा है, साथ ही वो अपने गांव चकछावी की महिलाओं समेत दूसरों के लिए भी किसी मिसाल से कम नहीं है। अमरोहा से BS आर्या की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कोशिश से बदलाव की कहानियों का यह सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जिद के आगे जीत की एक और कहानी उत्तर प्रदेश से। अवैध रूप से जमीन पर कब्जा जमाने वाली बहुत बड़ी समस्या है। यह किसी के हटाए नहीं हटती, लेकिन एक IAS अधिकारी के सामने उनके पैर उखड़ जाते हैं। 3 साल में 1,500 से ज्यादा कब्जे हटवाए हैं इन्होंने। कैसे, आइए मिलकर देखते हैं। यहाँ पे नगर पंचायत की भूमि है जो कि बंजर के खाते में दर्ज है, सरकारी भूमि है। उस पे लगभग 10 साल से अवैध रूप से कई लोगों ने
यहाँ पे बाउंड्री बनाकर कब्जा कर लिया। उसके बाद यहाँ लगातार उनका प्रयास रहा कि यहाँ पे अपना मकान या बाकी चीज़ें बना लें। कई बार उनको समझाया गया, यहाँ पे कई बार विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो चुकी है। 2017-18 में बड़ा विवाद बन चुका है। उसी को पिछले 1 महीने में इनको समझा के, नोटिस देके जो अवैध कब्जे को ध्वस्त करवाया गया और यहाँ की पूरी तारबंदी करवा के, यहाँ पे नगर पंचायत के बोर्ड लगवा के नगर पंचायत ने इस बेशकीमती ज़मीन को फिर से अपने कब्जे में लिया है, जिसमें प्रयास यही रहेगा कि नगर पंचायत चकिया के वासियों के लिए यहाँ पर जो सरकारी योजना है, चाहे लाइब्रेरी हो, चाहे गार्डन हो, बच्चों के खेल का मैदान हो, उन सब का निर्माण करवाया जाए। ये मेरी जो पहली पोस्टिंग रही IAS बनने के बाद ट्रेनिंग के दौरान 2019 में बस्ती जनपद है गोरखपुर के पास में, वहाँ से इस मुहिम को शुरुआत किया गया और न्याय आपके द्वार मुहिम के तहत उसके बाद उसको हाथरस में लागू किया गया, अब चंदौली में लागू किया जा रहा है। लगभग 1500 से भी ज़्यादा मामलों को सुलझाया जा चुका है। 2018 बैच IAS से पहले लगभग 10 साल कॉर्पोरेट सेक्टर में फॉरेन में काम करने का मौका मिला, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ जैसे US हो, UK हो, रशिया हो, अजरबैजान हो, हॉलैंड हो या फिर नाइजीरिया हो, घाना हो, दुबई हो, वहाँ काम करने का मौका मिला ऑयल एंड गैस सेक्टर में, ब्रिटिश पेट्रोलियम, स्लम्बरजे और शेल जैसी कंपनियों के साथ। उसके बाद 2015 में एक विचार मन में आया कि बाकी की ज़िंदगी क्या इसी तरीके से गुजारनी है या कुछ ऐसा करना है जिससे आम नागरिकों को, लोगों को, ऐसे लोगों को जिनकी आवाज़ नहीं है, सुनवाई नहीं है, उनको फ़ायदा पहुंच सके, ज़मीनी स्तर पर कार्य किया जा सके। और उसी क्रम में 2015 में कॉर्पोरेट सेक्टर को छोड़कर तैयारी शुरू की। पहले अटैम्प्ट में IRS इनकम टैक्स मिला और लगातार दूसरा अटैम्प्ट किया, उसमें IAS प्रॉपर, जिसमें यूपी कार्डर काम अंडर। आपको इतना समय दिया थे नोटिस सफाई करा, हम सफाई करवा प्रेम प्रकाश मीणा जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि अगर इस तरीके के अधिकारी अगर हर ज़िले में हो जाएं तो ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि उन्होंने एक तो जब से वो हमारे जनपद में आए हैं तब से हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने अवैध कब्जे को लेकर के जो एक मुहिम छेड़ी है वो बहुत ही सराहनीय कदम है। इनकी कार्यप्रणाली बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया ढंग से काम करते हैं। जहाँ भी अतिक्रमण होता है उसको हटाते हैं और सही ढंग से निपटारा करते हैं, वहाँ पहुँचते हैं और बहुत सकलडिहा में भी अच्छा कार्य किए और यहाँ भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। ऐसे जो है अधिकारी बहुत दिन के बाद जो है आए हैं हमारे तहसील में और उनके सानिध्य में हमें काम कर कर के बहुत मज़ा आया और जो है हम कह रहे हैं कि हमारा आत्मविश्वास और बढ़ा है। बस्ती में रहते हुए ही और इसको मूर्त रूप दिया गया हाथरस की पोस्टिंग के दौरान कि बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं, खासतौर से गरीब बच्चे, ग्रामीण परिवेश के बच्चे, जिनकी इच्छाएं तो हैं कि वो भी उड़ना चाहते हैं, वो भी अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास शायद वो संसाधन नहीं है, धन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, जिस वजह से या गाइडेंस नहीं है, तो जिस वजह से शायद वो अपनी मेहनत तो करते हैं लेकिन शायद अपनी मंजिल तक पहुंच पाने में बड़ी कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। एक उदाहरण आप देख लीजिए, मान लीजिए किसी को IAS की कोचिंग करनी है, दिल्ली उसे जाना हो, लगभग 2-2.5 लाख रुपए फीस देनी पड़ेगी, 4-5 लाख रुपए मकान का किराया, कमरे का किराया, उसके बाद खाने पीने का, रहने सहने का, तो लगभग 10 लाख रुपए पर साल उसका खर्चा पड़ जाता है। अब एक मिडिल क्लास फैमिली, एक लोअर क्लास फैमिली, हमारे किसानों के बच्चे, गाँव के बच्चे इतनी मोटी फीस रकम को अफोर्ड नहीं करते। और मेरा यही अनुभव रहा तैयारी के दौरान कि कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ाया नहीं जा सकता। और आजकल तो टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है कि जिससे ये जो असमानताएं हैं, डिफरेंसेस हैं, इनको आप बहुत आसानी से ब्रिज कर सकते हैं। यूट्यूब एक इतना अच्छा पावरफुल, सोशल मीडिया इतना पावरफुल मीडियम है कि कोई भी लेक्चर बना के आप उस पर डाल सकते हो और पूरे देश में जिसको जहाँ बैठकर अपने मन से जब देखना हो देख सकता है, उसका लाभ उठा सकता है। 31,000 से हमारे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और इस मुहिम को आगे तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। 13 साल यानी 156 महीने यानी 4,745 दिन यानी 1,13,880 घंटों में मध्य प्रदेश के एक सज्जन ने 2005 से अब तक 84 लाख बार राम नाम लिखा है। जिद के आगे जीत है कि एक और बहुत ही बेहतरीन कहानी।
लिबास में हाथ में कलम लिए कागज पर कुछ लिखता हुआ, जिन्हें आप देख रहे हैं, ये हैं सतना के राकेश साहू। आप सोच रहे होंगे कि आखिर राकेश क्या लिखने में इतना मगन है, तो आपको बता दें कि राकेश पर राम नाम की गजब की धुन सवार है। कमरे के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक फैले इन पन्नों को देखिए, और ये जो पन्नों की लड़ियां आप राकेश के हाथों में देख रहे हैं, ये राकेश के 1 या 2 साल की मेहनत नहीं है। लगातार 13 सालों तक राकेश इन पन्नों को राम के नाम से सजा रहे हैं, और अब तक राकेश 84 लाख बार राम लिख चुके हैं। राकेश का ये जुनून उनकी पहचान बन चुका है। ये 2005 दीपावली के बाद की एकादशी 2005 से लेकर के 16 दिसंबर 17 तक में हमने 84 लाख शब्द लिखे। इसमें 3 लाख लाइन है, 84 लाख शब्द है, 3 लाख लाइन है, 1428 मीटर लंबा और 8652 पेज, वजन इसका 65 किलो है। थोड़ी देर पहले आपने जिन हाथों में कलम देखी थी, अब उन्हीं हाथों में चाकू है। किसी एक्सपर्ट की तरह दनादन टमाटर, खीरा, प्याज का सलाद काटते ये राकेश साहू ही हैं। सतना के जय स्तंभ चौक पर बनारसी भोजनालय के नाम से मशहूर है इनका होटल। जब कभी राकेश को काम से फुर्सत मिलती है, बिना एक पल गंवाए वो तुरंत राम नाम की शब्दमाला पिरोने लगते हैं। एक दिन में हमारा एवरेज जाता है 1500 या 1600 के लगभग, 1516 एवरेज जाता है, और समय जो है एवरेज लगभग 1.5 घंटा, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा, 1.25 घंटा लगता है। 24 घंटे में 1.25 घंटा, बाकी टाइम हम अपने लिए स्वतंत्र रखा है। चाहे हम व्यापार कर रहे हैं या परिवार देख रहे हैं, जैसा भी है उसके लिए है। बाकी एवरेज आता है इनका 1.5 घंटा, 1.25 घंटे का। राकेश चटपटा खाना बनाने में जितना माहिर हैं, उतना ही धर्म संस्कृति की चर्चा में भी निपुण है। राम का नाम 84 लाख बार ही लिखे जाने को लेकर उनका अपना अलग तर्क है। 84 लाख योनि होती है हमारे धर्म के अनुसार, पुराणों में उसको फाइट करना था, सो हम लिख रहे थे। लिखते लिखते जो है 84 लाख हमारे शब्द पूरे हो गए, हम इतना जानते हैं। इसके बाद उसमें से संभावना क्या क्या हो सकती है, हमारे मित्र मंडली ने बताया कि और क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, तो उन्होंने तलाशा और तराशना शुरू किया। गेरुए रंग के इन 7 थैलों में जिन डब्बों को राकेश निकाल रहे हैं, यही उनकी सबसे बड़ी जागीर है। देखिए, प्लास्टिक के बैग में हर पन्ने को कितनी सावधानी से रखा है। पहले तो राकेश कई सालों तक एक ही रंग की स्याही से भगवान राम का नाम लिखते रहे। फिर उनका जी उब गया और उन्होंने दूसरे रंग की स्याही से भगवान राम का नाम लिखना शुरू किया। उसी दौरान राम नाम की इन पुस्तिकाओं को रोचक और आकर्षक बनाने का ख्याल राकेश के मन में आया। लोग कहते हैं कि इसको लाल स्याही से लिखना चाहिए, तो 42 लाख हमने जो है लाल स्याही से लिखा। इसके बाद हमारा मन जो है बिल्कुल भर गया लाल स्याही से। फिर हमने 42 लाख के बाद शेष 42 लाख जो है हमने ईस्टमैन कलर किया। ईस्टमैन जब कलर करने लगे तो उसमें से हमारे अंदर से भावनाएं पैदा होने लगी कि हमको और कैसे अच्छा बनाएं, ताकि हमारा मन भी लगा रहे और लोगों का देखने का मन भी करे। राकेश ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आवेदन कर यह दावा किया है कि दुनिया में सबसे बड़ी किताब का रिकॉर्ड उनके नाम किया जाए। ये दुनिया की सबसे बड़ी किताब, ये हमारा मानना है, और हमने क्लेम भी किया हुआ है कि हमारा दुनिया का सबसे बड़ी किताब है। कहाँ क्लेम किया? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में, और जो मानी संस्थाएं हैं सब जगह हमने क्लेम किया हुआ है ऐसा, और आगे क्लेम करते रहेंगे। राम नाम से बने दस्तावेज को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने अभी तक दुनिया की सबसे बड़ी किताब की मान्यता नहीं दी है। राकेश की कहानी उन लोगों को जरूर देखनी चाहिए जो अपनी नौकरी के चक्कर में दुनिया भूल जाते हैं। राकेश रेस्टोरेंट भी चलाते हैं और एक विश्व रिकॉर्ड के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। योगी तारा, सतना, गुड न्यूज टुडे। पानी जरूरी है, लेकिन पानी पर खतरा भी बहुत है, उसे बचाना भी जरूरी है। खेती के लिए, जीवन के लिए, मौसम के लिए। लेकिन अब आपको एक ऐसी खेती दिखाते हैं जिसमें बीज पानी सूख कर पौधा बन जाता है। पानी के बेहतर मैनेजमेंट को
हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स ऐसी जगहों के लिए वरदान है जहां पानी कम पाया जाता है। भविष्य में पानी की कमी होने की आशंका है, तो भविष्य में पानी का बेहतर इस्तेमाल कर खेती कैसे होगी, इसे आज हमारे थ्रू जानिए। बिना मिट्टी घर में पौधे उगाइए। खाद कीटनाशक से मुक्त सब्जी और सलाद खाइए। ये पौधे दुनिया के सबसे मॉडर्न खेती की पैदावार हैं, जिन्हें मिट्टी की कतई जरूरत नहीं है। सामान्य भाषा में कहें तो ये पानी वाले पौधे हैं, पानी में उगते हैं, पानी में ही बढ़ते हैं, जिसे हाइड्रोपोनिक्स फसल कहते हैं। ऐसे पौधे जिनको सॉइल की ज़रूरत नहीं है, पानी में न्यूट्रिएंट्स डालकर इस तरह के पौधे उगाए जा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग चैनल्स बनाए गए हैं। इन चैनल्स में जो है छोटे छोटे बकेट्स रखे गए हैं, इन बकेट्स में क्ले मॉडल्स डाले गए हैं और इनमें पौधे लगाए गए हैं और फिर इन चैनल्स में पानी डाला जाता है और इसी के थ्रू पानी पौधों को सप्लाई किया जाता है और इसी पानी के थ्रू पौधों को न्यूट्रिएंट्स और तमाम तरह के जो इसेंशियल विटामिन की ज़रूरत होती है इन्हीं चैनल्स के थ्रू मिलती है। कई देशों में हाइड्रोपोनिक्स तकनीक का इस्तेमाल कर फसल उगाई जा रही है। भारत में भी हाइड्रोपोनिक्स फसल का चलन तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली के इस फार्म में करीब 50,000 पौधे लगाए गए हैं। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग ये अभी एक नया तरीके के उसमें है। आपका साउथ ऑफ इंडिया में तो फिर भी इसकी आउटरीच काफ़ी ज़्यादा है। नॉर्थ में इनका अभी शुरू हुआ है जो आपकी आउटरीच है यहाँ पे लोगों के बीच में। हाइड्रोपोनिक बेसिकली आपका है जहाँ पे रूट्स जो हैं वो पानी में सबमर्ज्ड होती हैं, ना कि सॉइल में। तो जो प्लांट्स होते हैं वो अपना न्यूट्रिएंट सीधा पानी से उठाते हैं, जिस प्रोसेस में वो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा ले पाते हैं। प्लांट्स की जो हेल्थ होती है वो ज़्यादा बढ़िया होती है, टेस्ट वाइज भी प्लांट बढ़िया होता है हाइड्रोपोनिक में। हाइड्रोपोनिक्स फसल के बारे में और डिटेल से समझें, उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि जब मिट्टी में ये उगते नहीं तो पोषण कहां से पाते हैं। जवाब सुनिए। हम लोग अपने न्यूट्रिएंट का एक मिक्स बनाते हैं, उसको पानी में ऐड करते हैं और फिर आपका हर 10 मिनट में पानी चलता है यहाँ पे, ताकि रूट्स जो हैं वो भीगे रहें, उनको पानी का एडिक्वेट अमाउंट मिले। तो वैसे करके है इसमें। टेम्परेचर ज़्यादा यहाँ पे मॉइस्चर लेवल कंटेन करना पड़ता है ताकि आपकी हवा में ह्यूमिडिटी रहे, जो प्लांट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो टेम्परेचर आपका बेसिकली वही है 32 to 35 डिग्रीज की उसमें मेंटेन करते हैं यहाँ पे। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि मिट्टी वाले पौधे से ये अलग कैसे हैं। नॉर्मल खेती के मुकाबले इन पौधों को 20% पानी, धूप और 80 से 85% ह्यूमिडिटी की जरूरत होती है। हाइड्रोपोनिक खेती करने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत भी नहीं होती है। हाइड्रोपोनिक के जरिए गोभी, तुलसी, पालक, शिमला मिर्च समेत कई तरह के फल और सब्जियां आप उगा सकते हैं। घर पे भी करने के लिए काफ़ी आसान है। लोग अपने खुद के सेटअप बनाते हैं जहाँ पे वो 200 से 400 प्लांट का अपना सेटअप अपने कमरे में लगाते हैं। वहाँ पे वो लोग अपने उनको न्यूट्रिएंट्स देते हैं और जब बढ़ जाते हैं तो उनको काट के अपना वो कर लेते हैं, या तो खुद कंज्यूम करते हैं या फिर आस पड़ोस में अपने लोगों को दे देते हैं। बाज़ार में मिलने वाली जो फल फूल सब्जियां जिनसे आपको डर रहता है कि कहीं इनमें कुछ कीटनाशक ना मिलाए गए हों या इनको गंदे पानी से ना उगाया गए हो, तो इस तरह की फार्मिंग में, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। अब आने वाले समय में देखना ये होगा कि लोग, भारत के लोग कितना हाइड्रोपोनिक फार्मिंग को अपनाते हैं। दिल्ली से तेजश्री पुरंदरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।